एक विशाल स्पेसशिप एवेलॉन सितारों के पार एक लंबी यात्रा पर निकला था। इसका लक्ष्य था होमस्टेड 2 पर जाना। होमस्टेड 2 एक ऐसा ग्रह था जो धरती की तरह ही रहने लायक था। यह सफर 120 सालों में पूरा होने वाला था, इसलिए सभी यात्रियों को ऐसे हाइबरनेशन पॉड्स में सुलाया गया था जिनमें उनकी उम्र थम गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे नए ग्रह पर पहुंचने तक जिंदा रहें। यहां तक कि स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स भी हाइबरनेशन में थे और पूरी की पूरी शिप ऑटो पायलट पर चल रही थी। दरअसल पृथ्वी पर बढ़ती आबादी, महंगाई और बढ़ते प्रदूषण ने इंसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। अब जरूरत थी एक नए घर की, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान फिर से एक बेहतर जिंदगी शुरू कर सके। इसी सपने को साकार करने के लिए होमस्टेड कंपनी ने ऐसे नए ग्रह तलाशने शुरू किए जो पृथ्वी की तरह ही रहने लायक थे और फिर वहां इंसानों को बसाना शुरू किया। स्पेसशिप एवेलॉन तेज रफ्तार से अंतरिक्ष की गहराइयों में अपनी राह पर आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन तभी उसका सामना हुआ एक घने एस्ट्रॉयड फील्ड से, जहां सैकड़ों एस्ट्रॉयड्स चारों तरफ बिखरे हुए थे। छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स को तो एवेलॉन की शक्तिशाली एनर्जी शील्ड ने आसानी से खत्म कर दिया, मगर एक एस्ट्रॉयड इतना बड़ा था कि उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। उसके टूटे हुए हिस्से सीधे स्पेसशिप से जा टकराए, पर स्पेसशिप एवेलॉन में मौजूद रिपेयरिंग सिस्टम ने कुछ ही देर में शिप को रिपेयर कर दिया। सारे सिस्टम फिर से सामान्य तौर पर काम करने लगे, लेकिन उसी बीच एक अनहोनी हो चुकी थी। इसी गड़बड़ी की वजह से एक हाइबरनेशन पॉड समय से पहले खुल गया था। इस पॉड में जिम प्रेस्टन नाम का एक शख्स था। पॉड के खुलते ही उसे होश आ गया। उसे लगा कि यह सफर पूरा हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पॉड से निकलने के कुछ घंटे बाद जिम बाकी पैसेंजर्स से मिलने के लिए तैयार हुआ। मन में ये उम्मीद थी कि शायद बाकी के लोग भी पॉड से जाग चुके होंगे। वो मुस्कुराते हुए ऑडिटोरियम में गया, जहां उसे नए चेहरे और लोगों के दिखने की उम्मीद थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। जिम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने वापस जाकर बाकी के पॉड्स जब चेक किए तो पता चला कि सारे पैसेंजर्स अभी भी हाइबरनेशन में ही थे। ये देखकर जिम के पसीने छूटने लगे। हैरान और परेशान जिम सीधा इंफॉर्मेशन रूम पहुंचा। यहाँ हर सवाल का जवाब एआई असिस्टेंट से मिलता था। जिम ने एआई असिस्टेंट से कहा, मैं शायद समय से पहले जाग गया हूँ, प्लीज बताओ कि होमस्टेड 2 पहुंचने में और कितना वक्त लगने वाला है। एआई असिस्टेंट ने जवाब दिया, हमें पृथ्वी से होमस्टेड 2 पहुंचने में पूरे 120 साल लगने वाले हैं। अभी 30 साल बीत चुके हैं, 90 साल और बाकी हैं। ये सुनकर जिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वो बूढ़ा होकर मरने वाला है। घबराया हुआ जिम सीधे कम्युनिकेशन रूम की ओर भागा। वहां उसने पृथ्वी पर इस गड़बड़ी की सूचना भेजने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की और उसे ट्रांसमिट कर दिया। जिम उम्मीद कर रहा था कि कुछ वक्त में ही शायद उसे मदद मिल जाए। मैसेज भेजने में उसे करीब $6000 खर्च करने पड़े, लेकिन जब उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसके मैसेज का जवाब आने में पूरे 55 साल लगने वाले हैं। उसकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। जिम अब एक ऐसी जगह फंस चुका था जहां ना उसे कोई मदद मिलने वाली थी और ना ही कोई उसे सुनने वाला था। जिम निराश होकर स्पेसशिप में यहां वहां टहलने लगा। इसी दौरान वो स्पेसशिप के ग्रैंड कॉनकोर्स में पहुंचा। ग्रैंड कॉनकोर्स एक बड़े हॉल जैसा एरिया था। वहां से गुजरते हुए वो अचानक ठिठक सा गया। वहां उसे बार काउंटर पर एक बार टेंडर खड़ा दिखाई दिया। उसे देख जिम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। शायद वो बार टेंडर भी उसी की तरह वक्त से पहले जाग गया था। वे दोनों मिलकर अब कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही जिम की नजर उस बार टेंडर के पैरों पर गई, वो निराश हो गया। उसका आधा शरीर मशीनी था और पैर में चक्के लगे थे। दरअसल वो इंसान नहीं, एक एंड्रॉयड रोबोट था, यानी इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट। उसने अपना नाम ऑर्थर बताया और जिम को पीने के लिए शराब पेश की। जिम ने ऑर्थर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन ऑर्थर को ऐसे किसी चीज के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, जिस वजह से वो जिम की कोई मदद नहीं कर सकता था।
परेशान जिम आर्थर की दी हुई शराब पीने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। एवलॉन में असली दिन रात नहीं होती थी, इसलिए यहां सब कुछ आर्टिफिशियल टाइम साइकिल पर चलता था, जहां सिस्टम के मुताबिक सुबह और रात होते थे। अगली सुबह जब जिम कैंटीन एरिया में गया तो वहां उसे एक और बात पता चली। वो साधारण पैसेंजर की कैटेगरी में आता था, इसलिए उसे मिलने वाली सुविधाएं भी साधारण ही थीं। बस सबसे सस्ती ड्रिंक और बेसिक खाना ही उसके लिए मौजूद था। अब उसे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही खाने पर जिंदा रहना था। जिम को यह भी एहसास हुआ कि धरती से इतनी दूर भी इंसानों के बीच अमीरी गरीबी का फर्क मिटा नहीं था। यहां भी कोई गोल्ड क्लास पैसेंजर था तो कोई उसी की तरह आम पैसेंजर। जिम के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर था। अकेलापन भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पॉड में दोबारा जाने का तरीका ढूंढने लगा ताकि उसे इस हालात से छुटकारा मिल सके। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। जिम ने पॉड का मैनुअल ढूंढ निकाला और फिर हर सर्किट, हर सिस्टम को समझने की पूरी कोशिश करने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने अपना पॉड दोबारा खोला और उसमें लेटकर फिर से हाइबरनेशन में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पॉड दोबारा एक्टिव नहीं हो सका। जिम की सारी उम्मीदें अब टूट चुकी थीं और वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करने लगा था। तभी जिम को याद आया कि स्पेसशिप में तो क्रू मेंबर्स भी हैं। अगर किसी तरह वो बाकी क्रू को जगा पाता तो शायद वे पॉड को ठीक कर देते और जिम फिर से हाइबरनेशन में लौट सकता था। ये बात दिमाग में आते ही जिम बिना वक्त गवाए सीधे उस हाइबरनेशन चैम्बर की ओर बढ़ा जहां क्रू मेंबर्स के पॉड रखे थे। पर वहां पहुंचने पर उसे समझ आ गया कि क्रू मेंबर्स के हाइबरनेशन पर कड़े सिक्योरिटी सिस्टम लगे थे। चैम्बर एक मजबूत स्टील गेट से लॉक था, जिसका एक्सेस भी क्रू मेंबर्स के पास ही था। जिम ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई दिनों तक वो नए नए तरीके से उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो हताश होकर आर्थर के पास गया। जिम ने ड्रिंक के दौरान आर्थर को ये सारी बातें बताई। सब कुछ जानने के बाद आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको शायद दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है जिम। आपको लग रहा है कि आप यहाँ फंस गए हैं, लेकिन क्या पता होम स्टे 2 पहुंचने के बाद अगर वो जगह भी आपको पसंद नहीं आती तो फिर आप क्या करते। इसलिए जिस चीज पर आपका कंट्रोल ही नहीं है तो उसकी फिक्र क्यों करें। उसकी बजाय जहां आप हैं उस जगह का, उस पल का मजा लीजिए। आर्थर भले ही एक एंड्रॉयड रोबोट था, लेकिन उसकी बातें सीधे जिम के दिल को छू गई थी। शायद पहली बार किसी ने उसे यह एहसास दिलाया कि हालात नहीं, नजरिया मायने रखता है। जिम ने फिर अपने मैकेनिकल इंजीनियर वाले दिमाग का इस्तेमाल किया। वो सीधे गोल्ड क्लास प्रीमियम स्वीट की ओर बढ़ा और कुछ तरकीब लगाकर उस दरवाजे का लॉक खोल लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने एक शानदार कमरा था। ये देखकर जिम का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। जिम ने इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसने एवेलॉन की हर सुविधा का आनंद लिया। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एरिना, रेस्टोरेंट और गले भरकर शराब। कुछ वक्त के लिए ही सही, वो मानो भूल ही गया था कि वो इस जहाज पर अकेला है। जिम ने ऐसी जिंदगी पहले कभी नहीं जी थी। उसने जमकर ऐश किया, लेकिन कुछ महीनों की मौज मस्ती के बाद ये चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। भले ही वो हर दिन नए तरीके से वक्त गुजार रहा था, पर अकेलापन अब उस पर हावी होने लगा। जिम को जगे हुए अब 1 साल बीत चुका था और वो अपनी सयाश जिंदगी से भी ऊब चुका था। इसी दौरान वो एक ऐसे चैम्बर में गया जहां बहुत सारे स्पेस सूट मौजूद थे। सामने गेट था जिसके पार था खुला और अनंत अंतरिक्ष। यहां से बाहर निकलकर कोई पैसेंजर स्पेस वॉक भी कर सकता था या फिर बिना ग्रेविटी के आकाश में तैरने का लुत्फ उठा सकता था। जिम स्पेस सूट पहनकर एयरलॉक पैसेज में आ गया। उसने दीवार में लगे लाल बटन को दबाया, जिससे अगले ही पल एयरलॉक पैसेज का दरवाजा खुल गया। जिम ने जब बाहर कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चारों ओर अनंत ब्रह्मांड था। जिम ने स्पेसशिप से छलांग लगा दी। उसका सूट एक सेफ्टी वायर के जरिए स्पेसशिप से जुड़ा था, जिससे वो पूरी तरह से सुरक्षित था और बेखौफ अंतरिक्ष में तैर पा रहा था। पर इस खुले अंतरिक्ष और करोड़ों तारों के बीच भी वो अकेला ही था। उसकी दुनिया वीरान थी। जिम कुछ देर तक अंतरिक्ष में तैरने का लुत्फ उठाने के बाद वापस लौट आया, लेकिन लौटने के बाद जिम को अकेलेपन की निराशा ने फिर घेर लिया। उसे लगने लगा कि शायद उसका मर जाना ही बेहतर है।
वो फिर से एयरलॉक पैसेज तक पहुंचा। इस बार उसके शरीर पर कोई स्पेस सूट नहीं था। अगर वो यहां से ऐसे ही बाहर निकलता तो कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन की कमी और प्रेशर ड्रॉप होने से उसकी मौत तुरंत हो जाती। स्पेसशिप का दरवाजा खोलने के लिए जिम ने लाल बटन की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। बस बटन दबाते ही उसे बेहद दर्दनाक मौत मिलने वाली थी, लेकिन ठीक उसी पल उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो घबराकर उस चैम्बर से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वो एक हाइबरनेशन पॉड वाले हॉल में पहुंचा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वो खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक हाइबरनेशन पॉड पर पड़ी। पॉड के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की सोई हुई थी। पॉड के स्क्रीन पर उसका नाम उभरा, अरोरा लेन। उसे देखकर जिम की सांसें थम सी गई। उसके भीतर मचा हुआ तूफान मानो एक पल को शांत हो गया। जिम ने जाकर पैसेंजर डेटाबेस को चेक किया, जहां हर पैसेंजर का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया था। वहां उसे अरोरा के इंटरव्यू का वीडियो भी मिला, जिसे होम स्टेट कंपनी ने यात्रा शुरू होने से पहले ही शूट किया था। अरोरा पेशे से एक राइटर थी। उसकी समझदारी भरी बातें और मजाकिया अंदाज ने जिम के उदास चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला दी। जिम अब हर रोज अरोरा के पॉड के पास बैठकर उसके इंटरव्यू बार बार देखने लगा, जिससे उसे अरोरा के साथ का एहसास होता था। कुछ मिनटों के लिए ही सही उसका अकेलापन मिट जाता था। इसी दौरान एक दिन उसकी नजर हाइबरनेशन पॉड के मैनुअल पर पड़ी। मैनुअल देखकर उसके मन में खतरनाक ख्याल उभरा। क्या उसे अरोरा को भी जगा देना चाहिए ताकि उसकी तन्हा जिंदगी का कोई साथी मिल सके? लेकिन ऐसा करना किसी को मौत देने जैसा था। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर था और मैनुअल पढ़कर वो ये तो समझ चुका था कि पॉड कैसे खोला जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक अच्छा इंसान भी था। उसका दिमाग सही और गलत फैसले के बीच झूल रहा था। वो अक्सर ऑर्थर से इस बारे में बात करता कि ताकि शायद कोई जवाब मिल सके, पर हर बार वो और ज्यादा उलझ जाता। उसने अरोरा को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन उसका सब्र जवाब दे ही गया। उसने पहले खुद को अच्छे से तैयार किया, फिर वो पॉड खोलने का साजो सामान लेकर अरोरा के पॉड के पास जा पहुंचा। उसने अरोरा के पॉड के सिस्टम में सर्किट बोर्ड डालकर स्पार्क किया, जिससे अरोरा का पॉड डीएक्टिवेट होकर खुल गया। ऐसा करने के बाद जिम वहां से तुरंत निकल गया। उसने वो गुनाह कर ही दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। होश में आने के कुछ देर बाद ही अरोरा भी ग्रैंड कॉन्कर्स एरिया में पहुंची। वो भौचक्की होकर चारों तरफ फैले सन्नाटे को देख रही थी। तभी जिम उसके सामने आया। उसे देखते ही अरोरा ने पूछा, आप पैसेंजर हैं या क्रू मेंबर? यहाँ बाकी के लोग कहाँ हैं? जिम ने जवाब दिया, मैं एक पैसेंजर हूँ, मेरा नाम जिम है। आप यहाँ सन्नाटा देखकर हैरान होंगी, पर दरअसल पॉड में खराबी आने की वजह से आप भी मेरी तरह समय से पहले जाग गई हैं। बाकी के लोग अभी पॉड में सोए हुए हैं। जिम ने फिर अरोरा को सारी बात बताई, कैसे वो 1 साल पहले पॉड में खराबी आने की वजह से जाग गया था और तब से यहाँ बिल्कुल अकेला रह रहा है। उसके बाद जिम अरोरा को इंफॉर्मेशन रूम में ले गया। वहां स्क्रीन पर जब डेटा सामने आया तो अरोरा के चेहरे का भी रंग उड़ गया। सिस्टम के मुताबिक होम स्टेट 2 तक पहुंचने में अभी भी 89 साल बाकी थे। ये पता चलते ही अरोरा के चेहरे पर दहशत साफ झलकने लगी। वो बदहवास से तुरंत अपने पॉड की तरफ भागी ताकि किसी तरह वो वापस हाइबरनेशन में जा सके। जिम ने बड़ी मुश्किल से अरोरा को काबू में किया। उसने कहा, अरोरा प्लीज शांत हो जाओ। ये पॉड हमें सही सलामत रखने और तय वक्त में जगाने के लिए बनाए गए। एक बार पॉड के खुल जाने के बाद ये हमें वापस नहीं सुला सकते। मैं यहाँ 1 साल से हूँ और मैंने हर तरीका आजमाया है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला है। जिम की बात सुनकर अरोरा समझ चुकी थी कि यही उसकी किस्मत है। अब इसे बदलना नामुमकिन है। जिम ने हताश अरोरा को लिफ्ट के पास छोड़ा और कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। इसके बाद वो ऑर्थर के पास पहुंचा। उसने ऑर्थर को बताया कि अरोरा जाग चुकी है। ऑर्थर ने मुस्कुराते हुए बोला, आपको बधाई हो जिम। जिम ने ऑर्थर से कहा, ऑर्थर भूलकर भी अरोरा को मत बताना कि मैंने उसे जगाया है। उसे अब तक लग रहा है कि यह सब एक हादसा था और मैं चाहता हूं कि वो यही सोचे। वक्त आने पर मैं खुद सब बता दूंगा। ऑर्थर ने जिम से अरोरा को कुछ भी न बताने का वादा किया।
जिम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली खतरा तो अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि इसी दौरान पायलट रूम के डिस्प्ले पैनल पर लाल लाइटें टिमटिमा रही थीं। स्क्रीन पर एवेलॉन स्पेसशिप के कई हिस्से और सिस्टम में छोटी छोटी गड़बड़ियों के संकेत दिख रहे थे। स्पेसशिप में अगले दिन ऑरोरा और जिम फिर से कैंटीन एरिया में मिले। ऑरोरा एक गोल्ड क्लास पैसेंजर थी, इसी वजह से उसकी ब्रेकफास्ट की प्लेट लजीज पकवानों से भरी थी। वहीं जिम की प्लेट में बस सादे खाने का टुकड़ा था। ये देखकर ऑरोरा ने कहा, लगता है तुम्हें ये बोरिंग खाना पसंद है। जिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, दरअसल मैं इकोनॉमी क्लास का पैसेंजर हूँ, तुम्हारी तरह गोल्ड क्लास का नहीं। मुझे यही नसीब होता है। ये सुनकर ऑरोरा को जिम के लिए बुरा लगने लगा कि उसने पिछले 1 साल से यही बेस्वाद खाना खाकर वक्त गुजारा है। वो तुरंत उठी और जिम के लिए बेहतर नाश्ता लेकर आई। उसके बाद ऑरोरा जिम से बातें करने लगी कि कैसे वे दोबारा पॉड में जा सकते हैं। उसे अभी भी उम्मीद थी कि हाइबरनेशन में जाने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। जिम ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऑरोरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने भी जिम की तरह ही सारी कोशिशें आजमा ली, लेकिन अंत में उसके हाथ निराशा लगी। लेकिन इस बीच ऑरोरा और जिम की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगे। बातों बातों में जिम को पता चला कि ऑरोरा ने 2 वे टिकट लिया था ताकि वो होम स्टे 2 पर 1 साल गुजार कर वापस पृथ्वी पर लौट सके। उसका सपना था कि वो इंसानी इतिहास की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा की कहानी लिखने वाली इकलौती शख्स बने। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो सपना अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था। ये सुनकर जिम को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कुछ दिनों बाद जिम ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ऑरोरा को डेट के लिए पूछ ही लिया। ऑरोरा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उस दिन जिम ने ऑरोरा के लिए स्पेस वॉक प्लान किया। दोनों ने अपने स्पेस सूट्स पहने और जब एयर लॉक का दरवाजा खुला तो उनके सामने फैला था अनंत अंतरिक्ष और चमकते सितारे। शुरुआत में ऑरोरा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अगर गलती से भी सूट का वायर टूटता तो अंतरिक्ष में बेमौत मारे जाने का खतरा था। लेकिन जिम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखना। जिम का हाथ पकड़ते ही उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो दोनों खुले अंतरिक्ष में प्रेम पंछियों की तरह उड़ने लगे। ऑरोरा के लिए एहसास बिल्कुल अनोखा था और ये सब सिर्फ जिम की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। उसी पल ऑरोरा जिम को अपना दिल दे बैठी। वापस लौटकर वे एक दूसरे की बाहों में समा गए। इसके बाद उनके प्यार का परवान चढ़ता ही गया। इस बीच जिम ने एवेलॉन के अंदर एक और खास जगह खोज निकाली जहां पेड़ पौधे उगाए गए थे। ये सब बड़े ध्यान से सुरक्षित रखे गए थे ताकि जब जहाज होम स्टे 2 पहुंचे तो वहां के लोग इन पेड़ पौधों से उस ग्रह को पृथ्वी की तरह बना सके। कुछ दिनों बाद ऑरोरा का जन्मदिन आया। जिम ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में ऑरोरा का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस वजह से ऑरोरा जिम से बहुत इम्प्रेस थी। केक काटने के बाद दोनों ऑर्थर के पास ड्रिंक लेने पहुंचे। जिम बहुत खुश था क्योंकि वो आज ऑरोरा को प्रपोज करने वाला था। इसकी तैयारी करने के लिए वो वॉशरूम में गया और जेब से छोटी सी अंगूठी निकाली, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यही वो पल था जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ ऑरोरा ऑर्थर के सामने बैठी ड्रिंक का मजा ले रही थी। माहौल खुशनुमा था। तभी ऑर्थर मुस्कुराया और बोला, मुझे आज भी वो दिन याद है, ठीक 1 साल पहले। जिम बस आपके बारे में ही बात करते रहते थे। वो महीनों तक सोचते रहे कि आपको पॉड से बाहर निकालें या नहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत दिखाई और आपको पॉड से बाहर निकाल दिया। अब देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। ये सुनकर ऑरोरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतना प्यार करने लगी थी उसी ने उसे वक्त से पहले मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसी वक्त जिम भी वहां पहुंचा। जैसे उसकी नजर ऑरोरा पर पड़ी, उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर वो समझ गया कि उसकी करतूत ऑरोरा के सामने आ चुकी है। ऑरोरा ने जिम से पूछा, क्या ये सच है जिम? तुमने मुझे पॉड से बाहर निकाला था? जिम ने जवाब दिया, हाँ, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। ये जानकर ऑरोरा का दिल चकनाचूर हो गया। अपनी आंखों में आंसू भरे हुई वो वहां से उठकर चल दी। उस दिन के बाद से वो जिम से दूर दूर रहने लगी। कई दिनों तक जिम बार बार उसे मनाने की कोशिश करता रहा, पर वो नाकाम रहा। ऑरोरा ने उसे अपने दिल से निकाल फेंका था। एक सुबह जब ऑरोरा कॉनकॉर्स एरिया में पहुंची तो उसने देखा वहां एक पेड़ खड़ा है। ये पेड़ जिम ने ऑरोरा को खुश करने के लिए वहां लगाया था। उसी वक्त जब जिम लिफ्ट से नीचे आ रहा था, अचानक लिफ्ट रुक गई। वो जैसे तैसे उससे बाहर निकला। ऑरोरा भी जब ब्रेकफास्ट लेने कैंटीन में गई तो फूड मशीन खराब हो चुकी थी।
यह संकेत था कि स्पेसशिप की गड़बड़ियां बढ़ चुकी हैं। तभी ग्रैंड कॉनकोर्स में एक भारी आवाज गूंजी। मैं डेक चीफ गस मैनक्यूसो बोल रहा हूं। किस कमबख्त ने मेरे जहाज में पेड़ लगाया है? ऑरोरा और जिम उसकी आवाज सुनकर ग्रैंड कॉनकोर्स वाले एरिया में पहुंचे। वहां डेक चीफ गुस्से में खड़ा था। गस ने जिम और ऑरोरा से सवाल जवाब किए, जिससे गस को पता चला कि उसके अलावा बस जिम और ऑरोरा ही पॉड से जागे हैं। ये बात भी मालूम पड़ी कि स्पेसशिप में और भी कई खराबियां आ चुकी हैं, जिनमें लिफ्ट खराब होना और मशीनें बंद पड़ने जैसी चीजें भी शामिल हैं। ये जानने के बाद गस जिम और ऑरोरा को लेकर पायलट रूम में पहुंचा। अंदर पहुंचकर गस ने तुरंत सिस्टम की जांच शुरू कर दी। जांचने के बाद गस ने गंभीर आवाज में कहा, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाज के अंदर जो कुछ भी खराबी आई है उसका डेटा यहां नहीं मिल रहा। हमें खुद ही स्पेसशिप के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो डेटा इकट्ठा करना होगा। गस ने जिम और ऑरोरा को एक टैब जैसा डिवाइस दिया, जिसके जरिए वे डेटा इकट्ठा कर सकते थे। गस ने उन्हें स्पेसशिप के अलग अलग हिस्सों में भेजा और खुद उन हाइबरनेशन पॉड्स की जांच करने लगा जो अब तक फेल हुए थे। कुछ देर बाद जिम गस के पास आया। गस इस वक्त ऑरोरा का पॉड चेक कर रहा था। गस ने पॉड का सर्किट चेक किया। उसे समझ आ गया कि इसे छेड़छाड़ करके खोला गया है। वो जिम के पास आया और सख्त लहजे में बोला, पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऑरोरा का साथ मिला, लेकिन तुम तो बहुत नीच निकले। ये सब तुमने ही किया है ना? जिम ने अपनी गलती मान ली। गस के पूछने पर जिम ने बताया कि वो 1 साल तक अकेला रहा था, लेकिन गस की नजरों में फिर भी उसकी ये गलती माफ करने लायक नहीं थी। थोड़ी देर बाद गस जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसे जोर की खांसी हुई और उसके मुंह से खून निकल आया। वो समझ चुका था कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, मगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रात के समय गस और जिम अपने कमरे में सो रहे थे, जबकि ऑरोरा स्विमिंग पूल में नहा रही थी। तभी अचानक ग्रेविटी सिस्टम फेल हो गया। अगले ही पल गस और जिम अपने बिस्तर से उठकर हवा में तैरने लगे। उधर स्विमिंग पूल का पानी ग्रेविटी के नहीं होने की वजह से विशाल बबल का रूप लेकर हवा में घूमने लगा। ऑरोरा उसी बबल के अंदर फंस गई। उसके चारों तरफ बस पानी था और सांस लेने के लिए जगह तक नहीं बची थी। उस बड़े से पानी के बबूले में ऑरोरा का दम घुटने लगा। लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी सांसें थमने ही वाली थी कि तभी अचानक सिस्टम फिर से चालू हो गया और ग्रेविटी वापस लौट आई। हवा में तैरता पानी का बड़ा सा बबूला फिर से स्विमिंग पूल में आ गिरा और ऑरोरा की जान बाल बाल बच गई। दूसरी तरफ गस और जिम भी जो हवा में तैर रहे थे, वो भी जमीन पर गिर पड़े और उनकी नींद खुल गई। उसके बाद सभी तुरंत पायलट रूम में इकट्ठे हो गए। गस ने जब इकट्ठा किया गया डेटा चेक किया तो पता चला कि 2 साल पहले स्पेसशिप में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस वजह से एक दिन में 17 सिस्टम एक साथ फेल हो गए थे। उसी दौरान जिम का पॉड भी खुल गया था। गस को यह भी पता चला कि किसी बड़ी दुर्घटना की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो रही थीं, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाया कि वो दुर्घटना एक बड़े उल्कापिंड के टकराने की वजह से हुई थी। गस ने सिस्टम से पूछा कि इन लगातार हो रहे सिस्टम फेलियर से और क्या क्या असर पड़ सकता है। सिस्टम ने बताया कि अगर ये खराबी ऐसी ही जारी रही तो स्पेसशिप का लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मुख्य इंजन दोनों बंद पड़ जाएंगे। इसका मतलब साफ था, अब सबकी जान खतरे में थी और इसमें बस थोड़ा ही वक्त बाकी था। गस ऑरोरा और जिम को इंजीनियरिंग एरिया में ले गया, जहां स्पेसशिप की तमाम मशीनरी और ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद थे। गस ने कहा, हमें एक एक करके खुद ही देखना होगा कि खराबी कहां है। इंजीनियरिंग एरिया में चारों तरफ मशीनें और अलग अलग सेक्शन बने हुए थे। इतने सारे सेक्शन को जांचना आसान नहीं था। जिम ने कहा, हम शुरुआत कहां से करेंगे? ये तो रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। गस जवाब देने के बजाय लड़खड़ाकर बेहोश हो गया। ये देखकर जिम और ऑरोरा दोनों घबरा गए। वो तुरंत उसे मेडिकल सेक्शन में ले गए। वहां एक बहुत ही एडवांस ऑटो डॉग पॉड मौजूद था। यह ऑटो डॉग मेडिकल पर्पस के लिए था, जिसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। इसमें बॉडी स्कैन से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ किया जा सकता था। जिम और ऑरोरा ने गस को ऑटो डॉग में लिटा दिया। गस के बॉडी स्कैन के कुछ ही पलों बाद रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद पता चला कि उसे दर्जनों बीमारियां और लगभग 612 बॉडी डिसऑर्डर्स थे और कुछ ही घंटों में मरने वाला था। गस के शरीर में ये सारी बीमारियां उसके हाइबरनेशन पॉड की गड़बड़ी से आई थीं। ये जानकर गस बेहद निराश हो गया। उसने अपना रिस्ट बैंड जिम की हथेली पर रखते हुए बोला, ये लो, इस रिस्ट बैंड के जरिए तुम स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को एक्सेस कर सकते हो।
अब ये शिप तुम्हारे हवाले, बचा लो सभी को। इतना कहकर गस ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अरोरा घबराई हुई आवाज में बोली, अब हम क्या करेंगे जिम? जिम के कुछ कहने से पहले ही स्पेसशिप की लाइट चली गई और चारों तरफ इमरजेंसी रेड लाइट चल उठी। अब तक स्पेसशिप को भारी नुकसान पहुंच चुका था। सिस्टम फेलियर एक के बाद एक होते जा रहे थे और पूरा जहाज किसी भी पल बंद पड़ने की कगार पर था। जिम ने कहा, मुझे अभी इंजीनियरिंग एरिया में जाना होगा, वहां शायद कुछ किया जा सकता है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अरोरा ने चुपचाप हामी में सिर हिलाया और जिम के साथ इंजीनियरिंग एरिया की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर वे दोनों बारी बारी से हर सेक्शन की जांच करने लगे। जांच के दौरान वे दोनों पावर प्लांट सेक्शन में पहुंचे। उस सेक्शन में मौजूद एक चैम्बर का दरवाजा लॉक था। गस के रिस्ट बैंड को लगाने के बाद भी वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, लेकिन जिम ने तिकड़म लगाकर उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, स्पेसशिप की हवा उस रूम के अंदर तूफान की तरह तेजी से बहने लगी। अरोरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो एक ही झटके में कमरे के भीतर खिंची चली गई। दरअसल रूम के अंदर फर्श पर एक बड़ा सा छेद था, जहां से हवा तेजी से स्पेसशिप से बाहर निकल रही थी। हवा अपने साथ साथ आसपास की चीजों को भी खींच रही थी। अरोरा भी उस छेद की तरफ हवा के प्रेशर की वजह से खिंची जा रही थी, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए एक मेटल रेलिंग को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। अगर उसका हाथ फिसल जाता तो अरोरा की मौत होनी तय थी। अचानक दरवाजा भी अपने आप बंद होने लगा। जिम ने जब यह देखा तो बिना सोचे समझे दरवाजे के बीच कूद पड़ा और उसे बंद होने से रोक लिया। लेकिन अब जिम भी तेज हवा के प्रेशर की वजह से अंदर खिंचने लगा। हवा का बहाव इतना तेज हो गया कि उन दोनों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वे हर पल मौत के करीब होते जा रहे थे। अचानक जिम की नजर टैब पर पड़ी जो मेटल रेलिंग से अटका हुआ था। जिम ने अरोरा से चिल्लाकर कहा, अरोरा टैब पकड़ो और इससे उस छेद को बंद कर दो। जिम ने अपने पैर से टैब को अरोरा की तरफ धकेला, जिससे वो उड़ता हुआ सीधा अरोरा के हाथ में जा पहुंचा। उसके बाद अरोरा ने तुरंत टैब को छेद के ऊपर रख दिया, जिससे हवा का उस छेद से बाहर जाना कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। अब तक जिम भी संभल चुका था। जिम ने बिना एक पल गवाए सीलेंट फोम उठाया और उस छेद के ऊपर स्प्रे कर दिया। अगले ही पल वो सीलेंट फोम जमकर एक ठोस लेयर में बदल गया और छेद पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों की जान बाल बाल बची थी। लेकिन जैसे ही जिम ने चारों ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छेद थे। अरोरा ने हांफते हुए कहा, शिप में छेद कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था यह पूरी तरह से सुरक्षित है। जिम ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया, लगता है कि स्पेसशिप का सामना किसी बड़े मीटियोर से हुआ होगा। शायद इसी वजह से डिफेंस सिस्टम उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया और उसका एक हिस्सा जहाज से आ टकराया। हमें जहाज के बाकी हिस्सों को भी चेक करना होगा और कितना नुकसान हुआ है। जिम ने बाहर आकर जब नजरें दौड़ाई तो उसे फ्यूजन रिएक्टर वाले रूम की दीवार में भी छेद दिखा। फ्यूजन रिएक्टर यानी वो एटॉमिक पावर सिस्टम जिसकी ऊर्जा से पूरा एवेलॉन स्पेसशिप चल रहा था। जिम ने जब उस रिएक्टर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां भारी गड़बड़ी मची थी। रिएक्टर के अंदर का तापमान बहुत बढ़ चुका था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि फ्यूजन रिएक्टर को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर सिस्टम भी उसी मेटेरॉइड की टक्कर से डैमेज हो गया था। फ्यूजन रिएक्टर ही स्पेसशिप का मेन पावर सोर्स था। इसमें खराबी आने की वजह से ही स्पेसशिप में गड़बड़ियां हो रही थीं। जिम ने यह बात अरोरा को बताई। अरोरा ने घबराते हुए पूछा, अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? जिम ने बताया, यहाँ हर चीज की रिप्लेसमेंट मौजूद है। मीटेरॉइड की टक्कर से कंप्यूटर का जो पार्ट डैमेज हो गया है, अगर हम उसे बदलकर नया पार्ट लगा दे तो सिस्टम फिर से पहले की तरह काम करने लगेगा। जितना जल्दी हो सके हमें इसे ठीक करना ही होगा। जिम और अरोरा तुरंत डैमेज हुए पार्ट का रिप्लेसमेंट लेकर लौटे। जिम ने सिस्टम को कुछ सेकंड्स के लिए बंद किया और उसकी जगह नया पार्ट लगा दिया। फ्यूजन कंट्रोल सिस्टम अब काम तो करने लगा, लेकिन रिएक्टर का तापमान अब तक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी फ्यूजन कंट्रोल सिस्टम से आवाज आई, वेंटिंग द रिएक्टर, यानी अब रिएक्टर के अंदर जमा हुई गर्मी को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी ऑटोमेटिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अब यह सब कुछ मैनुअली ही किया जाना था। दीवार के पैनल से एक लीवर बाहर निकल आया। जिम ने तुरंत उस लीवर को दबाया, जिससे अगले ही पल रिएक्टर के अंदर मौजूद बड़ा पिस्टन हथौड़ी की तरह चला, ताकि अंदर जमा गर्मी एक झटके से बाहर निकल सके। लेकिन ऐसा होने के बाद भी अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई, उल्टे अंदर का प्रेशर और बढ़ गया।
जिम को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी दोबारा कंट्रोल सिस्टम से आवाज आई, एक्सटर्नल वेंट डोर जैम्ड। मतलब जिस दरवाजे से रिएक्टर की गर्मी बाहर निकलती थी वो पूरी तरह से जाम हो चुका था। इस वजह से ही रिएक्टर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी। जिम ने कहा, मुझे वेंट डोर को बाहर से जाकर खोलना होगा, वरना कुछ ही देर में ये रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा। इसके बाद दोनों सीधे उस चैम्बर की तरफ बढ़े जहां स्पेस सूट रखे थे। जिम स्पेस सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने वहां मौजूद एक छोटे से स्टोरेज के मेटल का दरवाजा निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर ढाल की तरह करने वाला था। उसने ऑरोरा को वो रिस्ट बैंड दिया जो डेक चीफ गस का था, ताकि ऑरोरा स्पेसशिप के किसी भी जगह को एक्सेस कर सके। जिम को जाते देख ऑरोरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, जिम, तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं इस शिप पर नहीं रह पाऊंगी। जिम मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप स्पेसशिप से बाहर निकल आया और धीरे धीरे फ्यूजन रिएक्टर के वेंट ट्यूब की तरफ बढ़ने लगा। उधर ऑरोरा रिएक्टर रूम में पहुंची। फ्यूजन रिएक्टर के अंदर की ऊर्जा काबू से बाहर हो चुकी थी। हर सेकंड उसकी गर्मी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल ब्लास्ट कर जाएगा। ऑरोरा कांपती हुई उसे देख रही थी। उसके और उस उबलते रिएक्टर के बीच बस एक मजबूत शीशे की दीवार थी जो लगातार गर्मी से तप रही थी और किसी भी पल टूट सकती थी। उधर जिम वेंट ट्यूब के अंदर जा पहुंचा था। थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद उसने वेंट का दरवाजा लीवर की मदद से खोल दिया। जिम ने राहत की सांस ली। प्लान के मुताबिक जिम को वेंट ट्यूब का दरवाजा खोलने के बाद ट्यूब से बाहर चले जाना था, जिसके बाद ऑरोरा फ्यूजन रिएक्टर का हीट प्रेशर रिलीज करने वाली थी। लेकिन लीवर को छोड़ते ही दरवाजा फिर से बंद होने लगा। इसका मतलब था कि दरवाजा खुला रहने के लिए जिम को वहीं लीवर पकड़कर रहना होगा। ऐसी हालत में अगर फ्यूजन रिएक्टर का प्रेशर छोड़ा जाता तो उसकी भयंकर ऊर्जा जिम को जला भी सकती थी। जिम ने ऑरोरा से कहा, वेंट का दरवाजा खुल नहीं पा रहा है, मुझे लीवर को पकड़कर रखना पड़ेगा, हमारे पास वक्त नहीं। ऑरोरा, तुम हीट प्रेशर को रिलीज करो। यह सुनकर ऑरोरा घबरा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, जिम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज वापस लौट आओ, हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, या फिर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। पर जिम ने सख्ती से कहा, ऑरोरा, ये अब तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है। इस शिप पर 5000 लोग हैं। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो उन सब की जान चली जाएगी और हमारी भी। बस मुझे अपनी यादों में जिंदा रखना ऑरोरा, अलविदा। जिम की बातें सुनकर ऑरोरा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। कांपते हाथों से उसने लीवर दबा दिया। अगले ही पल फ्यूजन रिएक्टर से एक ही झटके में भयंकर गर्मी और आग का सैलाब वेंट ट्यूब से निकला। आग के उस खौफनाक बवंडर ने जिम को अपनी चपेट में ले लिया। जिम का हाईटेक स्पेस सूट उस तपिश को कुछ देर तक सहता रहा, मगर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। जिम की दर्दनाक चीखें ऑरोरा के कानों में गूंजने लगी, पर वो अपने प्यार को मरता देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आग के आखिरी उफान के साथ जिम को एक जोरदार झटका लगा और वो हवा में उछलकर वेंट ट्यूब से बाहर अंतरिक्ष की ओर फेंका गया। फ्यूजन रिएक्टर अब पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में एवेलॉन का बंद पड़ा इंजन फिर से शुरू हो गया और पूरे जहाज में रोशनी लौट आई। वहीं झटके से अंतरिक्ष में फेंके जाने की वजह से जिम के सूट से जुड़ी सेफ्टी वायर टूट चुकी थी। खुशकिस्मती से उसे कुछ नहीं हुआ था। वो स्पेस सूट की वजह से सही सलामत और जिंदा था, पर वो तेजी से स्पेसशिप के एग्जॉस्ट नोजल की तरफ जा रहा था, जहां से हर सेकंड फ्यूजन एनर्जी निकल रही थी। यह एनर्जी किसी भी चीज को पल भर में राख कर सकती थी। जिम उस एग्जॉस्ट नोजल के अंदर घुसने ही वाला था, तभी ऐन वक्त पर उसने अपने हाथ में पकड़े ढाल को नोजल की तरफ फेंक दिया, जिस वजह से उसे एक थ्रस्ट मिला और वो नोजल से दूर दूसरी दिशा में जाने लगा। अचानक जिम ने देखा कि उसके स्पेस सूट में छेद हो गया है, जिससे सूट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही है। सूट से ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिर रहा था। उसने उसी हालत में ऑरोरा से पूछा, ऑरोरा, क्या हम कामयाब रहे? जिम की आवाज सुनते ही ऑरोरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, जिम, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हम कामयाब रहे, सब ठीक हो गया, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। जिम ने बताया, ऑरोरा, मैं वेंट ट्यूब से बाहर चला गया हूँ, मेरा सूट का केबल भी टूट गया है, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। शायद हमारा साथ यहीं तक था। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर वो ख्वाहिशें अब मेरे दिल में ही दफन रहेंगी। अपना ख्याल रखना ऑरोरा,
ये सुनते ही ऑरोरा बेचैन हो गई। वो बिना एक पल गवाए स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर आई और जिम को तलाशने लगी। जैसे ही जिम उसे दूर तैरता हुआ नजर आया, उसने स्पेसशिप में छलांग लगा दी और पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन स्पेस सूट में लगा वायर छोटा पड़ गया। वो जिम के करीब पहुंचकर भी उस तक नहीं पहुंच पाई। तभी जिम के सूट का टूटा हुआ तार ऑरोरा को लहराता हुआ दिखा। उसने तुरंत वायर को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर जिम को अपनी ओर खींच लिया। जिम के करीब आने पर ऑरोरा ने देखा कि वो बेहोश हो चुका था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वो किसी तरह उसे खींचती हुई वापस स्पेसशिप में लेकर आई और सीधा मेडिकल सेक्शन में पहुंची। ऑरोरा ने उसे ऑटोडॉक पॉड में लेटाया और तुरंत उसकी बॉडी स्कैन शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि उसकी हालत कितनी गंभीर है। जिम की बॉडी स्कैन के बाद पॉड से आवाज आई, माफ कीजिएगा, पेशेंट की सांस रुक चुकी है। यह सुनकर ऑरोरा ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे सीपीआर दो या कुछ और करो, पर इसे बचा लो। पॉड से आवाज आई, इसके लिए स्पेशल परमिशन लगेंगे। ये सुनकर ऑरोरा को याद आया कि उसके पास गस के रिस्ट बैंड है। इसके जरिए वो सिस्टम को स्पेशल ऑर्डर दे सकती थी। ऑरोरा ने वही किया और मरते हुए इंसान को बचाने के लिए जितने भी ऑप्शन ऑटोडॉक में मौजूद था, उन सभी को चुन लिया। पॉड के अंदर मौजूद सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए और जिम को जिंदा करने के लिए हर उपाय आजमाने लगे। पर सब कुछ करने के बाद भी जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसका शरीर मुर्दों की तरह भी पड़ा था। लाचार और दुखी ऑरोरा जिम को बस देखती रह गई। पर अचानक जिम की ठंडी पड़ चुकी सांसें चलने लगीं। ऑरोरा ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू एक साथ उमड़ पड़े। ऑरोरा खुशी के मारे जिम के गले लग गई। स्पेसशिप पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था, बिल्कुल पहले की तरह। अगले दिन अब जिम ऑटोडॉक पॉड के सिस्टम को चेक कर रहा था तो वहां उसे एक ऐसा ऑप्शन मिला जिससे ऑटोडॉक में भी कोई इंसान हाइबरनेशन में जा सकता था। जिम ने ये बात ऑरोरा को बताई। ऑरोरा ने कहा, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही पॉड है। जिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और उसमें सिर्फ तुम जाने वाली हो। उसने आगे कहा, मेरी वजह से तुम्हारे सारे सपने टूट गए थे ऑरोरा, लेकिन अब तुम अपना सफर तय करके उसे पूरा करो और जब पृथ्वी पर लौटना तो अपनी कहानी सबको सुनाना, जैसा तुमने हमेशा चाहा था। ऑरोरा की आंखों में आंसू भर गए। उसने हाइबरनेशन में जाने से साफ मना कर दिया। ऑरोरा अब जिम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद जिम ने भी ऑरोरा को प्रपोज कर दिया और वो दोनों एवेलॉन में खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। 88 साल बाद एवेलॉन स्पेसशिप आखिरकार होम स्टेट 2 के ऑर्बिट में पहुंच चुकी थी। एक एक करके सारे हाइबरनेशन पॉड्स खुल रहे थे। लंबे समय से सोए हुए पैसेंजर अब जाग रहे थे। जैसे ही पैसेंजर्स ग्रैंड कॉनकोर्स एरिया में पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ था और चारों तरफ हरियाली थी और कुछ पंछी आजादी से उड़ रहे थे। तभी वहां ऑरोरा की आवाज गूंजने लगी जो उसने उन यात्रियों के लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप होम स्टेट 2 पर पहुंच चुके हैं। जब आप सोए हुए थे तब यहां बहुत कुछ हुआ था, मुश्किलें, खतरनाक घटनाएं और वो पल जब सब खत्म होता दिख रहा था। लेकिन मैं और मेरा दोस्त बहुत पहले ही जाग गए थे। हमने मिलकर इस शिप को बचाया और फिर यहीं इस एवेलॉन में अपनी जिंदगी साथ बिताई। सही कहा जाता है, मंजिल की फिक्र करने से बेहतर है सफर का मजा लेना, और हमने इस सफर को दिल से जिया था। अब आप लोगों के आगे का सफर भी शुभ हो। ऑरोरा और जिम भले ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपने सफर को इतना जिंदा दिली से जिया कि शायद मंजिल पर पहुंचकर भी वैसी खुशी उन्हें नहीं मिलती। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हमारा ये सफर ही हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और जबरदस्त कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।